देवभूमि उत्तराखंड अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति के लिए जानी जाती है और उसी देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए, उसी प्रकृति और संस्कृति से प्रेम करने वाले हमारे साथ हैं आज पॉडकास्ट में संजीव क्वात्रा सर। और उसी प्रकृति और संस्कृति को तकनीक के सहारे आगे ले जाने वाले हैं हमारे साथ एआई इंजीनियर सच्चिदानंद सेमवाल जी, जो अमेरिका से आए हैं। तो हम शुरू करते हैं संजीव सर के साथ। सच्चिदानंद जी, आपका ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन एज अ चेयरमैन मैं स्वागत करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप उत्तराखंड की उस भावना, उस संस्कृति को एआई के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। और जब भी कभी ये आपका कार्य एक स्तर पर पूरा होगा और हम ये पाएंगे कि हम उत्तराखंड की भाषा में बात करते हुए उसका हिंदी कन्वर्ज़न और हिंदी का उत्तराखंडी भाषा में कन्वर्ज़न कर पाएंगे, तो बहुत ही सुंदर भाव हमारे मन में बनेंगे और हम विश्व स्तर पर अपनी आइडेंटिटी को रख पाएंगे उस स्वरूप में जो आपने चाहा है। आपके स्वागत के साथ एक विचार मेरे मन में और भी है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं, ये कार्य बहुत अच्छा है, सराहनीय है, मगर मैं इससे आपको और आगे बढ़ने के लिए निवेदन भी कर रहा हूँ और सही पूछिए तो आदेश भी दे रहा हूँ कि आप उत्तराखंड को उस स्वरूप में प्रस्तुत करें जो ये भारत का मस्तक हिमालय है और वो हमारे पास बहुत बड़े क्षेत्र में है और ये उत्तर का आंचल भी है जिसका नाम उत्तराखंड है। आप इसकी मूलभूत ज़रूरतों को भी वैश्विक पटल पर ज़रूर रखें। ये योग नगरी है जो विश्व में प्रसिद्ध है, मैं ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ। आप इसके बारे में भी कुछ विचार करें और इसको वैश्विक पटल पर उत्तराखंड की भावना के साथ लेकर आएं। कारण ये है कि भारत की भावना से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, मगर मुझे कुछ ऐसे साथी भी चाहिए जो उत्तराखंड की भावना से भी बात करें, क्योंकि भारत की भावना से बात करते वक्त मेरा दायरा बहुत विस्तार वाला हो जाता है। तो मैं हर वक्त शायद इस विषय पर ना कह पाऊँ, मगर मेरे वो साथी जो मेरी इस जन्मभूमि को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सहयोग भी करें और आत्मावलोकन भी करें कि हम किस मार्ग से उत्तराखंड के उस मूलभूत ढांचे को उस स्थिति में विश्व में रख सकें जहाँ पर ये शांति प्रदाता भारत का वो प्रदेश हो जो स्पिरिचुअलिटी के लिए वर्ल्ड नोन ऋषिकेश है भी, मगर मैं चाहता हूँ कि वो वास्तव में हो जाए, वर्ल्ड नोन हो जाए। मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस ऋषि मुनियों की धरती ऋषिकेश में आज हम लोग हैं और मुझे भी बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, क्योंकि एक साइड में जहाँ पे मैं लोक संस्कृति और तकनीकी रूप में थोड़ा काम कर रहा था, एक छोटा सा पार्ट हमने इनिशिएट करा है, बट उससे विराट थॉट आज मैंने आपके साथ आपने शेयर करे और उससे काफ़ी मुझे भी पर्सनली सर मोटिवेशन के साथ एक थॉट भी डेवलप होने लगे कि हम भी इस चीज़ को कैसे इस लेवल पे स्केल करें, एंड नॉट ओनली फॉर द लैंग्वेजेस दैट व्हाट वी आर डूइंग करंटली, जो 3 लैंग्वेजेस के काम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ और चीज़ों पे कैसे करें। तो जो आपका वो है भविष्य में आपका गाइडेंस हमें चाहिए होगा। आप हमारी इस कोर टीम के संरक्षक और एडवाइज़र और अपना आशीर्वाद हमें दो, और इस तरीके से जो यूथ एनर्जी है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उस तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए हमें ऐसे थॉट और ऐसे ब्रॉडर सोच की भी ज़रूरत है कि हम एक ट्रांजिशनल सोच में चल रहे हैं और आप ये स्ट्रेटेजिक सोच में चल रहे हैं। तो वो आई थिंक हमारे लिए सबसे अच्छा
उसमें हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और शायद ये कभी कभी माँ भगवती हमारी कुल देवी है, दुर्गा देवी, और हम हर बार बोलते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है। और आज अक्षय तृतीया के दिन ऐसा मिलन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। हम सुबह सर 9:30 बजे उत्तराखंड भाषा मंत्री श्री खजानदास जी के साथ थे, और संयोग से वो अभी भाषा विभाग उनके पास गया और हमारी पहली मुलाकात हुई उनसे। तो वो भी यही सोच रहे थे कि पूरे अभी थर्सडे को हमारी एक मीटिंग होने वाली है इस पर, तो वहाँ से लेकर आज फिर दिन में यहाँ पे आना, इस तरीके का एक संयोग बनना, जो कि भविष्य के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा हमारे लिए भी मोटिवेशन है, और हमारे इनिशिएटिव्स को और पावर और मोटिवेशन आपके थॉट से मिलेगा। और इस तरीके से हम जब जब ऋषिकेश आएंगे या आप कभी देहरादून आएंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आज हम थोड़ा सा भाषा के जो हमने इनिशिएटिव लिया है, तो इस पर मैं अपने विचार रखूँगा उसमें। तो हमारे पूरे उत्तराखंड में वैसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, और हर जगह पे थोड़ा सा टोन चेंज होता है। अगर आप गढ़वाल में देखोगे तो गढ़वाल में टिहरी वाली जहाँ से मैं हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, पौड़ी में थोड़ा डिफरेंट है, उत्तरकाशी में डिफरेंट है, बट बोलते हम उसको गढ़वाली है। फिर जौनसारी है और फिर कुमाऊनी, ये 3 मेजर वो हैं। पूरे विश्व में सर 7,000 लैंग्वेजेज हैं, और AI आज की डेट में ओनली 69 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। पूरे भारत में वेल रजिस्टर्ड 1700 लैंग्वेजेज हैं, और AI अभी 9 और 10 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो बहुत सारा स्कोप है उसमें, और वहीं से ये स्टार्ट हमने, क्योंकि US में मैं इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा था, तो जब एक थॉट था वहाँ पे कि क्या हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस को ऐसे AI ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये थॉट अच्छा है नहीं है। इस वैलिडेशन के लिए पद्मश्री प्रीतम बर्तवान जी हैं, जो यहाँ के वेल नोन सिंगर हैं। वो 12-13 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर्स हैं। विश्व के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वो अपने लोक संस्कृति पे अपने विचार रखते हैं, और उसी के तहत भारत सरकार ने 2019 में उनको पद्मश्री दिया था इस काम के लिए। तो जब उनसे डिस्कस हुआ था तो उन्होंने यही बोला था कि ये एक 40 साल 50 साल आगे का सोच है। अगर कभी जो लोग आज उस टोन को बोलते हैं, शायद आप 10-20 साल और रहेंगे, वो लोग जो उसके बाद तो जो आपकी जनरेशन और टोन गढ़वाली बोलती भी नहीं है उस तरीके की, तो वो करें कि अच्छा इनिशिएटिव से वहाँ से हमने शुरू करा, और आज की डेट में हम बहुत अच्छी मैच्योर स्टेज पे इस प्लेटफॉर्म को ले आए हैं, और भविष्य की हमारा 1-1.5 साल का और इसका रोड मैप है जिस पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद तो दूंगा ही इस बात के लिए जो आप कर रहे हैं, मगर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाषा, जो मुख्य भाषा है, वो भावों की अभिव्यक्ति से आती है, वो शब्द से नहीं आती। अगर हमारे चेहरे के भाव जो बता रहे होते हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा होता है शब्दों से। मैं अपने उत्तराखंड के उन नागरिकों की बात कर रहा हूँ जो उस भोलेपन से अपने आप को रख रहे हैं कि वो हर छोटी बात को भी एक्सप्रेशंस में जता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ये मन का वो सरल और हल्कापन एप्रिशिएबल है, और उसका जो आधार है वो उत्तराखंड का वो पर्यावरण, उत्तराखंड का वो प्रकृति का भाव है, और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मगर एक दुख का विषय है ये, दुख शब्द इस्तेमाल कम करता हूँ मगर कह रहा हूँ, मन का भाव ऐसा ही है इसलिए कह रहा हूँ। ये दुख का विषय है कि वो सारी नागरिक संपदा जो उत्तराखंड की वो धरोहर है, क्योंकि यहाँ पर पशु संपदा उतनी नहीं है, नागरिक संपदा बहुत है तुलनात्मक। आप ऐसा मान के चलिए कि जहाँ पर कृषि करना भी अपने आप में पेचीदा काम है, जहाँ पर पशु संपदा का भी दोहन करना अपने आप में पेचीदा काम है, क्योंकि उतनी व्यवस्था चारे की और सब चीज़ों की नहीं हो पाती पहाड़ की वजह से। पहाड़ बहुत जगह हरा भी है, मगर हरा होने के साथ उस तरीके का नहीं भी है जहाँ पर ये सब कुछ हो सके। वहाँ पर वो नागरिक आज अपना मूल आधार खो रहे हैं। उस व्यवस्था को पनपते हुए देखकर
जो इंटरनेट के माध्यम से उनको खोखला कर रही है, क्योंकि बैठे तो वो प्रकृति में हैं, मगर उस प्रकृति में होने पर उस इंटरनेट का जो उपयोग हो रहा है उसकी वजह से वो कुंठित हो रही है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जो हम देख पा रहे हैं। कहने में कुछ लोगों को संकोच हो सकता है, मगर ये आज का वो सत्य है जो प्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्षों बाद दिखाई देने लगेगा। दूसरा, हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत आ रहा है, और वो कोविड के दौरान, यानी कि उसके बाद वाला जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और बढ़ने के बाद वो घटा नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले जिस टूरिज़्म को हम चार धाम यात्रा की भावना से देख रहे थे, वो आज उससे कहीं ज़्यादा मौज मस्ती या अफरा तफरी फैलाने वाली मौज मस्ती के स्वरूप में स्पष्ट देखा जा रहा है। मैं आपसे एक प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि आपके जो भी माध्यम हैं, आप उन सब का उपयोग करते हुए इस विचार को ज़रूर आगे बढ़ाएं कि वास्तव में उत्तराखंड किस तरीके के विकास की अवधारणा के साथ बना है। उत्तर का आंचल, उस आंचल को विदीर्ण करने वाला ये जो टूरिज्म का भाव बन चुका है, शब्द की गहराई को समझकर हर व्यक्ति मेरी भावना को समझ सकता है कि ये जो भाव बन चुका है ये अच्छा नहीं है किसी भी प्रकार से। हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ किस रास्ते पर आज जा रहे हैं, उस टूरिज्म के बढ़ने से प्लस उस इंटरनेट के बढ़ने से। इस इंटरनेट का वो उपयोग हम यहाँ पर करने का भाव दें जो क्रिएटिव हो, जैसे कि आपने वो एग्ज़ाम्पल रखा। मैंने इसलिए ये बात कही है, आपने उस क्रिएटिविटी को पॉजिटिव साइड में ले जाकर खड़ा किया। हमारे उत्तराखंड में इतना बड़ा विशाल वन पहाड़ के ऊपर है, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के जो युवक युवतियाँ हैं उन्होंने यहाँ की वीडियोस, रील्स को उस भावना से बनाकर क्या कभी अपलोड किया है? किया कुछ लोगों ने ज़रूर होगा, मगर मैं इसके विस्तार की बात कर रहा हूँ। क्या ये उनका प्रोफेशन नहीं हो सकता? हो सकता है, मगर इंटरनेट का वो ब्लड खींचने वाला, एनर्जी को खींचने वाला इस्तेमाल हम लोग करते चले गए, और हम भूल गए कि इस इंटरनेट का एक वो पक्ष है उत्तराखंड के फेवर में खड़ा हुआ, जहाँ पर यहाँ की रील्स, यहाँ की वो वीडियोस, जिस समय सूर्योदय होता है से लेकर सूर्यास्त तक प्रकृति विभिन्न रंगों में नज़र आती है। एक पहाड़ जो सूर्यास्त के समय दिख रहा होता है, उसकी सूर्योदय के समय अलग आभा होती है, और सूर्य जैसे जैसे बढ़ता है उसकी सुंदरता अलग अलग परिदृश्यों में नज़र आती है। मेरा यहाँ की सब उस युवा शक्ति से अनुरोध नहीं, आदेश है, अगेन कह रहा हूँ, आदेश है कि कुछ इस प्रकार की वीडियोस, कुछ इस प्रकार की रील्स बनाएं जो आकर्षित करें। उनके चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स इतने ज़्यादा एक्सेप्ट हों कि वो उस माध्यम से अर्निंग के बारे में विचार करें। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा नागरिक संपदा विदेश और भारत के विभिन्न हिस्सों में मेजर होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। एक माँ ही सही भोजन करा सकती है। ये मातृत्व का वो भाव है जिसको लेकर उत्तराखंड ने अपने आप को पूरे भारत में बिखेरा है, मगर क्या इसका उपयोग हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं होगा? आज मैं उन सब लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो बाहर हैं, अगर उनको कभी भी ये लगे कि उनके बूढ़े माता पिता घर में हैं, उनको कभी भी ये लगे कि उनके बच्चे घर में हैं, या उनके वो आश्रित लोग जो उनसे प्रेम करते हैं वो उनसे दूर अगर आज धन कमाने के लिए दूसरे शहरों में जाकर बैठे हुए हैं, तो इधर अगर वो वापस मुड़ के देखें
तो ये आती हुई टूरिज़्म की बाढ़ आमंत्रित कर रही है उनको वापस इस प्रदेश में आकर अपने परिवार के नज़दीक रहकर उस काम को करने के लिए जो वो बाहर कर रहे हैं। और आज जिस स्थिति में ये काम हो सकता है यहाँ पर, वो अच्छी इनकम के साथ भी हो सकता है। आज ये बहाना कि बॉम्बे या कहीं और जाकर जितना धन उनको इस काम के लिए मिलता है उतना यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो झूठ कह रहे हैं। उनको वापस अपनी संस्कृति की तरफ देखना होगा। मैं ये बात सिर्फ उत्तराखंड के लिए कह रहा हूँ, बाकी कहीं के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड यानी मस्तक भारत का। वो यहाँ आकर वो बेस्ट काइंड ऑफ डिशेस पेश करें। उत्तराखंड में बहुत बड़ी कमी है उस फूड की व्यवस्था की जो सब मनों को बहुत अच्छा लगे, और संभावना बहुत ज़्यादा है। आज उत्तराखंड में सड़कों की व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रैवल करके भी अगर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है पहले वाली जिसमें ये बात कहीं फंसती हो। तो आपके माध्यम से एक ये बात और एक और बात, अब ये माध्यम को मजबूत होना ही होगा। सच्चित आनंद, सुन रहे हो सच्चिदानंद? यूएस तो चले गए, मगर यहाँ को अगर नहीं छोड़ पाए तो कुछ तो आकर्षण होगा। उसी आकर्षण से वापस खींच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो कि जो विषय मैंने कहा, एक तो वो, और दूसरा एक विषय वो जो सब कुछ बदल सकता है, वो है ये शांति प्रदाता उत्तराखंड। इस टूरिज़्म स्टेट को अगर बैलेंस करके मौज मस्ती और शांति के बैलेंस के साथ अगर आगे बढ़ाना है तभी इसने आगे जाना है। अदरवाइज़ ये फिर कुछ ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में चला जा रहा है जो राजनीति में भी हैं और समाज में भी हैं। सामान्य समाज में राजनीतिज्ञ भी समाज का ही हिस्सा हैं, मगर दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ये ऐसा जंगली पशु है जो सब जगह मिलता है, और ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे जहरीला मच्छर लगभग सब जगह होता है। मच्छरदानी लगानी ज़रूरी है या एसी में बैठना ज़रूरी है। हालांकि इन मच्छरों से मेरा वैर नहीं है, मगर फिर भी मुझे कहना तो पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खुर्द बुर्द कर देते हैं उस शांति प्रदाता उत्तराखंड की उन व्यवस्थाओं को जो इस वातावरण को ख़राब करता है। आप भाषा की बात कर रहे हैं, मैं उत्तराखंड की परिभाषा की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड किस भाषा को त्याग कर परिभाषित होना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस सक्षम प्रदेश की बात कर रहा हूँ जो भारत का मस्तक है, मगर इस मस्तक के ऊपर मैं कभी भी वो काले तिलक नहीं, मैं इस पर वो केसरी तिलक भी नहीं, मैं इस पर वो उज्ज्वल तिलक लगाना चाहता हूँ जिसकी बात मेडिटेशन में की जाती है। उस चमक की बात कर रहा हूँ, उस चांदनी की बात कर रहा हूँ जो नेत्र बंद करने के बाद अंदर से लगती है। आप समझिए, ये शांति प्रदाता प्रदेश, ये योग प्रदाता क्षेत्र, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मसूरी भी है, यहाँ पर नैनीताल भी है, मगर जितना मसूरी और नैनीताल की बात हो रही है व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कभी किसी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में उस गहराई से विचार किया कि यहाँ पर भी वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्या वो टूरिस्ट का स्तर नहीं बदला? क्या उन श्रद्धालुओं का स्तर नहीं बदला जो वहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं? क्या खाने के लिए मिल रहा है उनको, क्या पीने के लिए मिल रहा है? ये विचार करना बहुत आवश्यक है। हम बहुत सुंदर व्यवस्था दें, हम ट्रैफिक की वो सुंदर व्यवस्था दें,
हम उनको ऋषिकेश से आगे तब भेजें जब वहाँ जाकर ये गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था हो, जब वहाँ जाकर वो पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो, जब वहाँ जाकर उस प्रेम के दर्शन की व्यवस्था हो, जब वहाँ जाकर उस प्रकृति को देखने के लिए भी हमें समय मिले। इस प्रकार का सुनियोजित टूरिज़्म आज अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के बाद भी हम नहीं दे पा रहे, तो इसके दोषी कौन लोग हैं वो विचार करें। सच्चिदानंद जी, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, भाषा का परिवर्तन आप दे पा रहे हैं, आप कुछ ऐसी भी भावना मन में रखें कि उत्तराखंड को किस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से इन धामों की यात्रा की व्यवस्था को बिना किसी हैसल के हम उतना सुचारू बना दें कि रोड पर कभी भी भीड़ ना हो। आज रोड की करंट सिचुएशन गूगल मैप बता रहा है, और यहाँ पर मैं आपको पिछले वर्ष की एक घटना बता रहा हूँ कि मैंने भद्रकाली मंदिर से पहले जब एंटर किया नटराज से, तो आगे ही पेट्रोल पंप से जाम था, और रॉन्ग साइड से आगे जाकर देखा तो वो लाइनें लगी हुई हैं जो वहाँ पर मैनुअली उतर के कोई पर्ची बनवा रही हैं या उसके जो भी उसकी व्यवस्था होगी। हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, हम कहाँ पर ऑप्ट कर पा रहे हैं आज उन सुविधाओं को जिनको हमें करना चाहिए। वो व्यवस्था जो बहुत कम धन से आ सकती है, उसको हम ज़्यादा बड़ा धन खर्च करके क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एंड अगेन इट्स नॉट फेयर। हमें सबसे पहले भारत का होना है और उसके बाद उत्तराखंड का होना है, और किस उत्तराखंड का होना है जिसका नाम विश्व पटल पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, उस शांति प्रदाता और साफ सुथरे प्रदेश की भावना से बात कर रहा हूँ, स्पष्ट दिखाई दे, जो इतना बड़ा विषय नहीं है। इतने बड़े बजट्स कुंभ मेले के नाम पर जिस क्षेत्र के लिए आते हैं, उसकी स्थिति अंतर गलियों, अंतर गहराइयों में उतरिए, कभी चीला रोड पे जाइए और सब देखिए हम कितनी सुंदर व्यवस्था वहाँ दे सकते हैं, मगर हम नहीं दे पा रहे। हमारे पास आज हरिद्वार से ऋषिकेश आने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, जो बहुत ही गलत बात है। सच्चिदानंद जी, आप इस विषय में ज़रूर विचार करिए। सर, इसी के साथ में सच्चिदानंद से पूछना चाहूँगी, ये जैसे भाषा एआई पे काम कर रहे हैं, तो अभी उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना काम हो चुका है, आपकी कोर टीम में कौन कौन लोग हैं? मेजरली, बट उससे पहले सर बहुत सारे पॉइंटर आपने रखे, मैं मैं उनको थोड़ा टच अपॉन करना चाहूँगा। तो बहुत सारी जेन्युइन चैलेंजेस हैं, और इनफैक्ट क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, हमने बीच में और जब विदेश में भी इम्प्लीमेंटेशन करे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो आप किनारे हैं सर, उनको ओवरकम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। स्पेशली जैसे चैलेंज है कि लोग 4 धाम यात्रा जाते हैं और बद्रीनाथ लोग सारे फ्लडेड हो जाते हैं, या केदारनाथ फ्लडेड हो जाते हैं, जबकि यमुनोत्री गंगोत्री में खुला है। तो अगर वो ये इन्फॉर्मेशन ऋषिकेश अवेलेबल हो कि बद्रीनाथ फुल है होटल, रादर जाना 4 धाम है, तो चाहे आप यमुनोत्री पहले चले जाओ फिर बद्रीनाथ आ जाओ, ये इन्फॉर्मेशन अर्ली स्टेज में दिल्ली से बाद रुड़की के बाद ऋषिकेश अगर अवेलेबल हो, तो शायद ये ट्रैफिक और ये जो चैलेंजेस होटल का, रुकने का, ये सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और ये एक गूगल मैप तो केवल आपको रूट का उसका दे सकता है, बट होटलों की क्या सिचुएशन है, रुकने की क्या व्यवस्था है, ये ईजिली टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ला सकते हैं। दूसरा पार्ट आपने जो स्पेशली प्रकृति के साथ वो करा था, तो जब मैं यूएस में था, कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है सर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगती है। कैलिफोर्निया के जंगल मोस्टली एवरी ईयर वहाँ पे ये चैलेंज रहता है। तो टेक्नोलॉजी का कैसे बेनिफिट लिया गया है कि जो भी वहाँ पे लकड़ी गिरी रहती है जंगल में, हमने रडार सिस्टम से उनका मेजरमेंट किया कि अगर इस एरिया में आग लगेगी तो कितना फ्यूल है, मतलब कितनी देर ये जलेगी, और उसके बेस पे वो प्रिपेयर होते थे। तो वो प्रिडिक्टिव टाइप के इंफॉर्मेशन अगर पहले ही इस तरीके से फायर डिपार्टमेंट को चली जाए,
तो आग लगाना हर किसी के कंट्रोल में नहीं कि रोके, बट अगर लग गई तो उससे कैसे वो बचा जा सकता है। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी के यूज हैं। अनफॉर्चुनेट हमने गवर्नमेंट के साथ और इस तरीके के कोई विजन हमें आज तक इनिशिएटिव्स नहीं मिले जहां हम इन बातों को रख सकें या कोई ऐसा वो रख सकें। बट भविष्य में अगर आप चाहें तो हम इस तरीके के जैसे हमने भाषा के लिए अपनी उस पर करा सर, हमने ये इनिशिएट, हमने गवर्नमेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए, हमने किसी उससे कोई फंड नहीं लिया, अपनी क्षमता के थ्रू जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे उनको कन्विंस करा कि इस तरीके के सोशल प्रोजेक्ट पे वर्क करो। और आज की जो टीम आप बता रहे हैं, कोर टीम इसमें प्रीतम भरतवाने जो पद्मश्री हैं अपनी साइड से वो हेल्प कर रहे हैं, इंजीनियरिंग साइड से मैं कर रहा हूँ, और मार्केटिंग साइड से एक मस्त दास हैं जो एग्जीक्यूटिव चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तराखंड में, वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव में हेल्प करते हैं। शक्ति प्रसाद भट्ट हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं यहाँ पे, वो अपनी तरफ से हेल्प करते हैं हमें इन चीज़ों को करने में। अगर ऐसे ही हम कोई 1 या 2 और प्रोजेक्ट चला सकें और उसको आप लीड करें अपने थॉट जो आप ला रहे हैं, तो तकनीकी रूप से हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि हम इनको धरातल पे। मैं बिल्कुल आपकी बात का स्वागत करता हूं जी, और कभी भी अगर इस प्रकार का समय या निमंत्रण आएगा तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मगर आपको एक बात आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी बात करते हुए एक बात मेरे मन में और आई कि जितना भी ट्रैफिक पहाड़ पर जाने के लिए यहाँ आ रहा है, उन सब गाड़ियों को पार्क कराने की व्यवस्था हरिद्वार, रुड़की और ये जितना भी यहाँ पर प्लेन का वो इलाका है वहाँ पे पार्किंग डेवलप होनी चाहिए बहुत बड़े स्तर पर। और पहाड़ के ऊपर ऐसे व्हीकल्स जो जिनको चलाने वाले ना तो लीकर लेने वाले हों, ना वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन देने वाले हों, एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को इनवाइट करना चाहिए, इस तरह की कंपनीज़ को इनवाइट करना चाहिए जो वहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस को मैनेज करें। मगर उसमें वो खाली बसेस नहीं चाहिए, उसमें वो लग्जरी कार्स भी होनी चाहिए कि जो 50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर रुड़की तक आएगा वो आगे बस में बैठकर नहीं जाएगा, तो उसको आगे के लिए भी वो 50 लाख की गाड़ी अवेलेबल होनी चाहिए। मगर वो एक ट्रेंड टीम होनी चाहिए ड्राइवर्स की जो उन्हें चलाएं, जो लीकर ना लेने के लिए प्रतिबद्ध हों, और नॉइज़ पोल्यूशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो सिस्टम बने, जीपीएस ड्रिवन चीज़ें हों, सब कुछ क्लैरिटी के साथ हो, स्टे फिक्स होना चाहिए कब कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचेंगे। आप क्योंकि यूएस से आए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ पर बस को किसी भी पब्लिक ट्रैफिक एरिया में सवारी उतारने और बिठाने के लिए जो टूरिस्ट ग्रुप्स जाते हैं 5 से 10 मिनट का ऑफिशियली वो टाइम देते हैं, हालांकि उनके पास 10 मिनट और भी होते हैं, बट वो इतना ही देते हैं और उससे पहले ही कवर करके आगे बढ़ जाते हैं। उनका बस को खड़ा करने का तरीका, हमारे यहाँ पहाड़ के ऊपर इतनी सुंदर आरटीओ की व्यवस्था है कि यहाँ पर उस तरह की लोडेड ट्रक्स या खाली ट्रक, उस तरह की गाड़ियाँ जब ट्रैवल कर रही होती हैं तो उनका जो फ्रंट फेस जिस जगह से गुज़रता है, गाड़ी का अलाइनमेंट इतना आउट होता है कि उसके बाद वो 2 फुट तक की साइड की जगह को हिट कर सकता है। और मैंने अपनी जान बचाई है इस बात से, तब मैं इसका जिक्र कर पा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी से टेक लगा के खड़ा था, ट्रक का फ्रंट निकल गया, मगर जब तक उसका पीछे का हिस्सा आया तो मेरे को उछल के बोनट से दूसरी तरफ आना पड़ा और उसने जो साइड मिरर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी बैक पोर्शन में जो कॉर्नर का था। आप समझिए कि हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सेंटर गवर्नमेंट के उन बाशिंदों से जो उत्तराखंड में इंटरेस्ट रखते हैं, और उत्तराखंड वाले तो जो होंगे वो मेरी बात को शायद सुन ही पाएंगे, बहुत ज़रूरी है इन सब विषयों पर उस स्वरूप में बात करना जब एक आइडियल टूरिस्ट स्टेट का डेवलपमेंट उस तरीके से किया जाए कि वो सुपर आइडियल हो जाए, क्योंकि अभी वो आइडियल है प्रकृति जन्य प्रकृति की वजह से, मगर मैं सुपर आइडियल बनाना चाह रहा हूँ उस मानव के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के माध्यम से। आप याद रखिए, इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू कलेक्शन
रियल टूरिज्म से आ सकता है, जिसको हम लीकर की शॉप्स के नंबर बढ़ा के कैलकुलेट करते हैं कि हमें इससे कमाना है। घृणित बात है ये, और एक्सीडेंट्स की बात है। कितने एक्सीडेंट होते हैं यात्रा काल में, कितने परिवारों को कष्ट होता है। और इसके अलावा सिर्फ 2 पॉइंट रख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो फिर बाद में। बट एजुकेशन इन गढ़वाल पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ पर एजुकेशन फर्स्ट, पहाड़ पर मेडिकेशन सेकंड। 2 चीज़ें अगर हम नहीं दे पाए इस पहाड़ में, तो ये पहाड़ खाली होंगे। याद रखें आप सब लोग, ये पहाड़ खाली होंगे, यहाँ पर कोई भी लोकल व्यक्ति नहीं रह रहा होगा। इस बात को नोट कर लें आप, जितने भी शासनाध्यक्ष हैं, ये खाली होंगे। सारे का सारा दबाव देहरादून और उससे नीचे के इलाकों में होगा। इसका समाधान गैरसैंण राजधानी नहीं है, इसका समाधान है हर डिस्ट्रिक्ट में जितना बड़ा एम्स ऋषिकेश में है, उसके 10% साइज़ का एक हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, वो दें वहाँ पर। पहाड़ से जाने वाले वो लोग हैं जिनको स्पष्ट पता है कि यहाँ पर अगर कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पर एम्स बनाने से बनना चाहिए, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, मगर हमें 12-13 एम्स के 10-20% साइज़ के हॉस्पिटल्स गढ़वाल रीजन में चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। अगर वो बनेंगे तभी जनता का पलायन रुकेगा। पलायन रोकने की बात हम कर रहे हैं, मगर पलायन रुके इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन रोकेगा उस पलायन को? रोजगार कैसे सृजित होगा? उस टूरिज्म के माध्यम से। मेडिकेशन की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, पार्किंग की फैसिलिटी कभी भी उत्तराखंड को खाली नहीं होने दे सकती। यहाँ का लोकल व्यक्ति उतना मूर्ख नहीं है कि स्वर्ग को छोड़कर घनी आबादी में रहने चला जाए। वो मजबूरी है उसकी, वो जा रहा है, अन्यथा वो ना जाए। हम अपना धन कमा रहे हैं, हम अपना धन कमा रहे हैं, हम उस विस्तार को पा रहे हैं जिसमें हमारे चीथड़े हो जाएंगे। याद रखें, ये जो गलत मार्ग से कमाया हुआ धन है, जिसकी वजह से हम इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उस स्वरूप में विचार नहीं कर पा रहे जिसमें करना चाहिए, तो हमारे चीथड़े ही हो जाएंगे। मैं चीथड़े उस शरीर के नहीं कह रहा हूँ, उस मन के चीथड़े कह रहा हूँ जो जीवन में कभी भी उस सत्य को नहीं पा पाएगा जो यहाँ पर सहज शांति देने वाला है। मैंने सच्चिदानंद जी अपने विचार कहे, अब मैं ये देखता हूँ कि आप इसको किस स्वरूप में आगे बढ़ा पाते हैं। मेरा पारमार्थिक प्रेम आपके साथ है, मेरा वो स्वभाव आपको हमेशा खींचता रहेगा जो बात आज हम करके जा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप और सुंदर विभूतियाँ जो उत्तराखंड के इस वास्तविक का मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, आज का वास्तविक सिर्फ वो ज्ञान नहीं है जिसमें हम बैठकर आध्यात्म की चर्चा कर लें। मैं टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहा हूँ। उस प्रकार की व्यवस्था को देने की इच्छा रखने वाली वो विभूतियाँ आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं उनके साथ भी इस चर्चा को करूं, और उत्तराखंड के जो भी शासन में हस्तक्षेप रखने वाले लोग हैं, उस गहरे मन के साथ जिससे मैंने ये बात कही, वो भी मेरे पास आएँ, तो मैं निश्चित रूप से बहुत कुछ कहने की क्षमता उन परमात्मा की कृपा से रखता हूँ, तो ज़रूर कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। इसके साथ हम आज की पॉडकास्ट फिनिश करते हैं। आई होप आपका विजन और इनकी टेक्नोलॉजी मिलके कुछ उत्तराखंड में अलग ही कमाल करे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, विज़न खाली मेरा नहीं है। इस विज़न को रखने वाले बहुत लोग होंगे, मगर इतने उन्मुक्त भाव से कहने वाले कितने हैं वो मुझे नहीं पता। कितने लोग संभाल कर इसको कह पा रहे हैं और कितने लोग इसको वास्तविक
उस मन से चाह रहे हैं जो मैंने चाहा।